कल हम लोगों ने सीखा कि हम अपनी एप्लीकेशन को कोई हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड करते हैं और उस एप्लीकेशन को यूएसबी वायर के बिना कैसे रन करते हैं, राइट। सो अब आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस यहाँ कनेक्टेड भी है। आज इस एप्लीकेशन का पूरा फ्लो समझेंगे हम कि एप्लीकेशन कैसे कैसे चलता है, कैसे हमारी एक्टिविटी कॉल होती है, कैसे मैनिफेस्ट का क्या यूज़ होता है, किस तरह से एप्लीकेशन किस तरह से क्या फ्लो होता है, मतलब कैसे एप्लीकेशन रन होती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं, एप्लीकेशन के बिल्ड करते ही हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट के अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम एंड्रॉयड मोड में यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। और एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक मैनिफेस्ट फाइल होती है, जावा फाइल होती है, रिसोर्स फाइल होती है और जावा जनरेटेड होता है। ये जो जावा जनरेटेड फाइल है ये इंटरनल फाइल अपना खुद एंड्रॉयड स्टूडियो खुद के लिए बनाता है, मतलब जो हमारी खुद की जो जावा क्लासेस यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। अच्छा, यहाँ जावा में भी आप जाएंगे तो ये देखिए एक एंड्रॉयड टेस्ट मिलेगा और अलग से टेस्ट भी मिलेगा। ये दोनों फाइल भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब इट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। एंड इसके अंदर जो ये बिल्ड बनाता है ये भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, राइट। हमारे लिए बस ज़रूरी है ये हमारा जो खुद का पैकेज यहाँ पे बना हुआ है com.first एप्लीकेशन के अंदर, ये मेन एक्टिविटी.java एक सबसे इंपॉर्टेंट फाइल ये हो गई। दूसरी फाइल हमारे लिए मैनिफेस्ट होती है, अगेन इंपॉर्टेंट फाइल होती है। एंड थर्ड जो हमारा चीज़ होता है वो हमारे लिए होता है रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज हो गई। एंड फिफ्थ जो चीज़ होता है हमारे लिए ग्रेडल होता है, जो कि यहाँ पे है ना। तो ये 5 चीज़ें हैं, हमारा कह सकते हो ये हमारे की पिलर्स हो गए एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए कि ये 5 चीज़ों का यूज़ है यहाँ, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, कल भी हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जो डिज़ाइनिंग होती है XML में होती है, राइट। ये सारा चीज़ खुल के भी आता है, इसे मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, सारा चीज़ यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डिज़ाइनिंग के लिए एंड्रॉयड वालों ने XML ही क्यों प्रेफर करा, कुछ और क्यों नहीं प्रेफर करा। उन्होंने HTML का सपोर्ट क्यों नहीं दिया ताकि HTML में ही डिज़ाइनिंग हो जाए ईजिली। सर HTML में टैग होते हैं ना, HTML में टैग होते हैं और इसके लिए इन्होंने इनबिल्ट लाइब्रेरी अपनी बनाई है। अगर उसके अलावा इसमें वो ऐड नहीं हो सकते ना, एंड्रॉयड लिख के ही आपको उनके टैग पे ही चलाना पड़ेगा वो, इसलिए शायद। हाँ, क्योंकि HTML हैव इनबिल्ट टैग बट XML हैव प्री डिफाइंड एज वेल एज यूजर डिफाइंड टैग। हम HTML में हम खुद के भी टैग, XML में हम खुद के टैग बना सकते हैं, HTML में ऐसा नहीं कर सकते, राइट। सही बात है, लेकिन चलो ये एक रीज़न है, ये एक डिफरेंस है एक तरह से। कल भी हमने डिस्कस किया था ये HTML जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो डिज़ाइनिंग के काम आती है, बट XML डिज़ाइनिंग के साथ साथ डेटा को डिस्क्राइब भी करती है। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन द डेटा एज वेल एज डिस्क्राइब द डेटा, डेटा का डिस्क्रिप्शन भी रखती है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ पार्शियल डेटाबेस, राइट, नॉट फुल्ली डेटाबेस but it can also be treated as a partially database. You can say that XML is a metadata. It is a metadata. Why? Because you can see manifest is a single data, but it has so many data inside it. It has so many data, right? So that's why it is called metadata. So metadata means data about data. एक ऐसा कोई डेटा जो बहुत सारे डेटा को अपने पास कंटेन करके रखे, वही मेटाडेटा कहलाता है। तो XML एक काइंड ऑफ मेटाडेटा बोल सकते हो। जैसे डिक्शनरी इज़ अ मेटा डेटा, क्योंकि डिक्शनरी में बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास कंटेन करके वो रखता है, बहुत सारी स्पेलिंग वगैरह वगैरह, है ना, ठीक है, वर्ड मीनिंग, ये सारा चीज़। XML एक मेटा डेटा भी है। XML कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्शियल डेटाबेस। एंड यू नो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ XML, the tag created in a XML, or the tag can be created in a XML by a person and can be easily understand by another person, can be easily read by another person.
It can be designed in XML format but can be read by any of the languages. मतलब XML के टैग को एक बार आपने बना दिया ना, तो उस XML के टैग को बनाया एंड्रॉयड वालों ने, जैसे ये एंड्रॉयड वालों ने टैग बना के रख रखा है, बट अगर आप इसको रीड करने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड XML पार्सर प्रोग्राम. सो XML को पार्स करने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो कोई भी लैंग्वेज वाला बंदा बना सकता है. तो XML एक इंटर ऑपरेबल लैंग्वेज होती है. मतलब XML के अंदर कोई टैग अगर बना है और उस टैग को रीड कराना है, तो उसको रीड करने वाले प्रोग्राम को जावा, .NET, PHP या कहीं पे भी बनाया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड XML पार्सर्स. जो XML के टैग को रीड करते हैं, दे आर कॉल्ड XML पार्सर्स. सो इसी वजह से यहाँ पे XML का कंसेप्ट यूज करा गया. बिकॉज क्योंकि जो डिजाइनिंग होती है, अगर आप देखो तो रिसोर्स के अंदर यहाँ पे एक लेआउट होता है, लेआउट के अंदर यहाँ पे होता है एक्टिविटी मेन, एक XML है जहाँ पूरी डिजाइनिंग करी गई है. एक छोटा सा हेलो वर्ड का एक टेक्स्ट रिव्यू लिया गया है. हेलो वर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही हेलो वर्ड आपकी रियल एप्लीकेशन में दिखती है जब आप पहले बार एप्लीकेशन लॉन्च करते हो. तो अब आप जरा यहाँ पे देखो, ये XML का वर्जन लिखा है, यहाँ पे टैग लगा हुआ है टेक्स्ट व्यू, फिर लिखा है एंड्रॉयड कॉलन विड्थ, एंड्रॉयड कॉलन हाइट, एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट. सो ये जो XML की ये सारी टैग्स हैं, इन टैग्स को हमें पढ़ने की अगर कभी जरूरत पड़े, जैसे जावा में या .NET में या PHP में, किसी में भी, तो XML में अगर ये बना होगा तो इसको ईजिली पढ़ा जा सकता है, इसको ईजिली अंडरस्टैंड करा जा सकता है. अब तो देखो, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, जैसे आजकल JSON यूज होता है. बट पहले जो वेब सर्विसेज भी बनती थी ना, वो भी डेटा एक्सपोज करती थी XML के फॉर्म में. XML के फॉर्म में डेटा एक्सपोज करती थी, सो दैट कोई भी बंदा उस सर्विस को एक्सेस कर पाए. अब सपोज करो कि मैंने एक वेब सर्विस बनाई, मैंने क्या करा, अपना जो सर्विस है उसको एक विजडल करके कंसेप्ट होता है वेब सर्विस के अंदर, है ना. पहले होता था, मतलब जब सोप सर्विसेज बनती थी, तो हम विजडल के फॉर्म में अपना जो XML का सारा मतलब अपने सर्विस की सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो विजडल हम किसी को, क्लाइंट को शेयर कर देते थे, और उस पर्टिकुलर विजडल को देख के, उसके टैग की इंफॉर्मेशन को देख के, उसके पार्सर्स प्रोग्राम या उसको रीड करने वाले प्रोग्राम्स वो ईजिली बना लेते थे, उस XML को मतलब फर्दर पास कर लेते थे, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे इसी का ही ट्रेडिशन था स्टार्टिंग में, और आज के टाइम पे भी XML अपने आप में कोई ऐसी छोटी सी बिल्कुल लैंग्वेज नहीं है. अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि सर फिर मुझे XML भी पढ़ना पड़ेगा क्या? XML भी पढ़ना पड़ेगा, जावा के साथ साथ XML भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आपको बहुत ज़्यादा XML पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. XML बिल्कुल एक अलग ही लैंग्वेज है. हाँ, XML को पढ़ना, फिर XML के अंदर DTD क्रिएट करना, XML के अंदर स्कीमा बनाना, XML के अंदर पार्सिंग करना, XML के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपको वो सारा चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है. पढ़ लोगे तो ठीक है, एक मतलब आइसक्रीम के ऊपर एक चेरी का काम करेगा, समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ लोगे तो एक एडवांटेज ही है, बट बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. एंड्रॉयड के क्रिएटर्स ने XML यहाँ पे इसलिए प्रेफर करा ताकि जो डिज़ाइनिंग हो हम XML के अंदर करें. उन्होंने खुद के अपने टैग्स दिए हैं, उन टैग का यूज़ करके आप डिज़ाइनिंग कर लो. साथ ही साथ आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप अपने खुद के टैग यूज़ कर पाएँ. यू कैन क्रिएट ओन टैग एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. जैसे हमें डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम डिज़ाइनिंग के लिए अलग से XMLs क्रिएट कर लेते हैं. XMLs और हम अलग से इवन कई सारे ऐसे जो हमें इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, वेक्टर आइकन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी हम XMLs में क्रिएट कर लेते हैं, और उन सबको हम क्रिएट करके बना के अपने इस पर्टिकुलर XML में से इंटीग्रेट कर लेते हैं. अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो है ही, और फिर अगर वो चीज़ XML में होगी तो उसको ईजिली पार्स करा लिया जाएगा, उसकी पार्सिंग ईजी हो जाएगी, राइट. सो दैट्स वाई. So XML is a hypertext, sorry, not hypertext, it is the extensible markup language which have a predefined tag as well as user defined tag. So Android के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने क्या करा है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए XML में प्रेफर करा है कि आप डिज़ाइनिंग करिए, राइट. उन्होंने खुद टैग दे रखे हैं, आपको टैग नहीं बनाना है, बट अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो. इट्स अप टू यू. आप खुद मतलब टैग बना सकते हो, ऐसा कुछ भी बड़ी बात नहीं है, राइट. तो अगर बनाना है तो फिर आप अपने हिसाब से बनाइए, इसके अंदर इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर उसको पार्स कराने, उसको रीड कराने का काम आपको ही करना पड़ेगा, राइट.
ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि एक्सएमएल एक मेटा डेटा के रूप में वर्क करता है। इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्शियली डेटाबेस, राइट। और ये डेटा को डिजाइन, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि इट इज यूज टू डिजाइन एज वेल एज डिस्क्राइब द डेटा। मतलब दोनों काम ये कर सकता है, डेटा को डिस्क्राइब भी कर रहा है, बहुत सारे डेटा यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको दे भी रहा है ना। और इसके एक्सप्लेनेशन से कुछ डिजाइनिंग हो जा रही है। और कई ऐसे जगह, कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हम डेटा को संभाल के रख भी सकते हैं, राइट। तो मैनिफेस्ट एक्सएमएल इज अ डिफरेंट थिंग। मैनिफेस्ट एक्सएमएल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एप्लीकेशन, ये अलग चीज है। एंड ये जो एक्सएमएल है ये अलग चीज है। ये एक्सएमएल आपकी एप्लीकेशन के अंदर डिजाइनिंग के लिए है और ये एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन के लिए है। यू कैन से दैट इन एंड्रॉयड रन टाइम takes all the information from this manifest.xml, that how many application we have, what are the activities we have, what are the services we have, what are the content provider and broadcast receiver we are using in the applications, what are the permissions used in applications, ये सारी चीज यहाँ पे mentioned होती है। You can see क्या क्या चीजें यहाँ पे mentioned होती है। XML का वर्जन है, ये XML की स्कीमा है, राइट। मैनिफेस्ट की स्कीमा। सर हेलो। हाँ जी सर, आपकी स्क्रीन कुछ ज्यादा ही स्लो आ रही है, पता नहीं। देखिए, कोई भी एक्सएमएल जब बनाया जाता है तो हर एक्सएमएल का प्रोसेस इंस्ट्रक्शन होता है कुछ, जिसके थ्रू एक्सएमएल आइडेंटिफाई होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीआई बोला जाता है। तो दिस इज नथिंग बट एक्सएमएल पीआई, एक्सएमएल प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, एक्सएमएल वर्जन्स। आप ये एक्सएमएल जो लिख रहे हो या एंड्रॉयड स्टूडियो ने जो एक्सएमएल हमें बना के दिया है, नो डाउट इस एक्सएमएल को भी कहीं ना कहीं रीड कराया जाता होगा। इस एक्सएमएल को भी जो कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो ये पार्स करता होगा। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्स दिस एक्सएमएल? एंड्रॉयड की जो इनबिल्ड लाइब्रेरीज हैं, एंड्रॉयड के इनबिल्ड लाइब्रेरीज वो खुद ही पार्स करते हैं। एंड्रॉयड का रन टाइम खुद ही अपने इनबिल्ड लाइब्रेरीज के थ्रू पार्स करता है। तो कैसे समझता है कि ये एक्सएमएल फाइल है? जस्ट ये प्रोसेस इंस्ट्रक्शन चेक करता है, ये एक्सएमएल का वर्जन, इनकोडिंग, ये सारा चीज। एंड दिस इज द स्कीमा ऑफ एन एप्लीकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमा? स्कीमा इज जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी। जैसे जावा के अंदर क्लास इंटरफेस एंड पैकेजेस होते हैं, वहां पे जावा के सारे लाइब्रेरीज की डेफिनेशन होते हैं। उसी तरह से इन स्कीमास के अंदर हमारे जो एंड्रॉयड के टैग हैं, ऑल द टैग्स लाइक दिस एप्लीकेशन टैग, this application tag, this activity tag, this intent filter tag, so these all tag are defined in this particular schema, right? schema के अंदर इनकी definitions अवेलेबल होती है। ये तो पैकेज का नाम है एप्लीकेशन में जो ये यूज़ कर रहा है, ये एप्लीकेशन हमारे इस पैकेज को यूज कर रहा है बेसिकली। एंड एक एप्लीकेशन के अंदर, अच्छा एक चीज़ देखो, एक्सएमएल में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सएमएल में टैग सिस्टम होता है और टैग ओपन और क्लोज होता है। जैसे ये मैनिफेस्ट टैग यहाँ ओपन है तो यहाँ देखिए नीचे क्लोज होगा। हर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। इसी तरह से एप्लीकेशन टैग यहाँ पे क्लोज ओपन है, सो एप्लीकेशन टैग यहाँ पे क्लोज है। एवरी टैग है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट। एक्सएमएल के जो टैग्स लिखे जाते हैं उनका एक जनरल सिंटैक्स होता है। उनका जनरल सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज द जनरल सिंटैक्स ऑफ एक्सएमएल टैग्स? जनरल सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले यहां पे लिखा होता है, ये ऐसे ग्रेटर देन लेस देन का साइन होता है। यहां पे होता है प्रीफिक्स और उसके बाद प्रीफिक्स कॉलन एंड यहां पे होता है सफिक्स, राइट। सो प्रीफिक्स लिखो एंड सफिक्स यूज करो। ये एक्सएमएल के टैग की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बेसिकली उनके एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन है। एक्सएमएल का टैग तो यहां पे मैं लिख देता हूं टैग, राइट। सफिक्स इक्वल टू वैल्यू, ये एक जनरल सिंटैक्स है। सफिक्स इज इक्वल टू वैल्यू। और अब आप इसे यहीं पे क्लोज करना चाहते हो या ये ऐसे, फिर ये टैग लिख के आप यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू,
आप इसे कैसे क्लोज करना चाहते हो. सो दिस एप्लीकेशन इज द टैग, एंड्रॉयड इज अ प्रीफिक्स, एंड अलाउ बैकअप इज अ सफिक्स, इक्वल टू ट्रू इज द वैल्यू, जो कि वहां पे लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर. सो फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एप्लीकेशन देयर इज एन एप्लीकेशन टैग. For representing an activity, there is an activity tag. For representing any layouts, there is a layout tag. To creating a buttons, there is a button tag. To creating a text field, text box, checkbox, radio, spinner, whatever you wanted to create in Android applications, we have inbuilt tag for that. And the meaning of this tag is like available in this schema. इन स्कीमाज में उनकी मीनिंग पड़ी हुई है, राइट. प्रीफिक्स लिखिए, सफिक्स लिखिए, एंड देन वैल्यू यूज करिए. अच्छा, एंड्रॉयड में प्रीफिक्स ये फिक्स है कि इन्होंने ये दे रखा है एंड्रॉयड प्रीफिक्स फिक्स है कि आपको एंड्रॉयड ही यूज करना है. ये एंड्रॉयड हमें ये बता रहा है कि भैया ये एंड्रॉयड के टैग्स यूज होने वाले हैं, एंड्रॉयड के ही टैग हैं. और जो सफिक्स होंगे वो बदलेंगे, जैसे एंड्रॉयड कॉलन विड्थ, एंड्रॉयड कॉलन हाइट, एंड्रॉयड कॉलन आइकन, लेबल, राउंडेड आइकन, सपोर्ट आरटीएल, थीम्स, व्हाटएवर. ये आपको सफिक्स बदलेंगे, प्रीफिक्स फिक्स होगा, और टैग भी बदल जाएंगे. ये केवल एक्सएमएल की बात नहीं है, मैनिफेस्ट एक्सएमएल की बात नहीं है. गो टू द एक्टिविटी एक्सएमएल ऑल्सो एंड सी हियर. यहाँ पे भी ऐसे ही लिखे गए हैं सारी चीज़ें. आप देख रहे हो यहाँ पे ये टैग है, एंड देन प्रीफिक्स है, एंड देन सफिक्स है. प्रीफिक्स आपका एंड्रॉयड है और सफिक्स ये बदलता है, विड्थ, हाइट. ठीक है, ओके. सो एंड्रॉयड की जो मैनिफेस्ट फाइल होती है, जैसे एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे बिल्ड होके आ जाता है. बिल्ड होने के बाद जब आप रन बटन पे क्लिक करते हो, तो रन बटन पे क्लिक करते ही जैसे हमने यहाँ पे रन करा, एप्लीकेशन रन होगी, लेकिन एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन, और हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रन द एप्लीकेशन? ART इज रिस्पॉन्सिबल टू रन द एप्लीकेशन. एंड ART आपकी एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालती है? वो इस मैनिफेस्ट से निकालती है. वो चेक करती है आपकी एप्लीकेशन के पैकेज का नाम ये है, एप्लीकेशन के अंदर ये एप्लीकेशन टैग है. भाई एप्लीकेशन टैग डिनोट्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन. अ सिंगल मैनिफेस्ट कंटेन ओनली वन एप्लीकेशन टैग. एक मैनिफेस्ट के अंदर एक ही एप्लीकेशन टैग हो सकता है, राइट. एप्लीकेशन के अंदर कुछ बैकअप इंटरनली ये बना के रखते हैं, उसको ट्रू करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है. एप्लीकेशन का कोई आइकन आता है, आप इसे कनेक्ट करेंगे. देखिए अभी कनेक्टेड तो नहीं है, लेट मी कनेक्ट इट अगेन. Oh, I need to just open my CMD again here. Okay, so now it is connected, and just run application, and I want to see the application on a Visor. EYSOR plugin, right. ऐप से खोल लेते हैं सर. ऐप पे तो आपके में इंस्टॉल तो हो गई. ऐसे चला लीजिए सर. सो देखिए, जब एप्लीकेशन को यहाँ से हम लॉन्च करते हैं, ये देखिए एप्लीकेशन को जब लॉन्च करते हैं, मतलब जब इंस्टॉल्ड होता है, तो आप ये देखते हो यहाँ पे एप्लीकेशन में ऑलरेडी एक आइकन आता है. दिख रहा है आपको? ये एप्लीकेशन का आइकन यहाँ पे देखिए, ये देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन, राइट. ये आपको एक आइकन दिख रहा है. सो एप्लीकेशन का आइकन कहाँ से उठाया जाता है? ये एप्लीकेशन का आइकन उठाया जाता है इस पर्टिकुलर लोकेशन से, Android icon @mipmap/IC launcher. देखिए एंड्रॉयड वालों ने आइकन के लिए एक अलग से ही स्पेसिफिक लोकेशन बनाया हुआ है, और उस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम है, यहाँ पे देखिए बना के दिया गया है, दैट इज मिपमैप.
सो मिप मैप इज स्पेशली फॉर द आइकन्स। और ये बेसिकली यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है आईसी लॉन्चर, यहाँ लिखा है 6। तो ये 6 का मतलब ये है कि ये बेसिकली अलग अलग डिवाइसेस के लिए ये आइकन खुद ही रेडी करके रखता है। पहले हमें क्या करना पड़ता था, जब बहुत पहले की बात बताएं तो हमें आइकन अलग अलग डिवाइसेस के लिए क्रिएट करना पड़ता था। इवन एंड्रॉयड स्टूडियो में भी हम करते थे पहले शुरू में, राइट। तब पहले ड्रॉएबल ही फोल्डर हुआ करता था। ड्रॉएबल फोल्डर इज स्पेशली फॉर द resources like XML, like any PNG images, any video file, audio file you can contain here, right? But especially for XML ही प्रेफर करते हैं। कोई XML में कोई डिजाइनिंग वगैरह आपने जो किया है वो यहाँ रख सकते हो। मिप मैप इज स्पेशली फॉर द आइकन एंड ये बाय डिफॉल्ट आइकन में आप 6 जो देख रहे हो यहाँ पे HDPI मतलब हाई डेंसिटी, इंडिपेंडेंट पिक्सल, मीडियम, एक्स्ट्रा डेंसिटी है ना, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे डिफरेंट आपकी डिवाइस को अपने हिसाब से वो देख के अकॉर्डिंग टू एज पर द योर डिवाइस ये पर्टिकुलर आइकन उठाएगा। सो इफ यू वांट टू चेंज दिस आइकन, सो जस्ट हिट ऑन दिस मिप मैप, जस्ट क्लिक ऑन दिस मिप मैप फोल्डर एंड गो टू द न्यू ऑप्शन एंड हियर देयर इज अ इमेज एसेट ऑप्शंस। इमेज एसेट्स में जाके यहाँ से आप इसे ब्राउज कर सकते हो। और आप कोई भी इमेज यहाँ से अगर ब्राउज करोगे तो ये उस इमेज का इतने तेरे फॉर्म में आपको मिल जाएगा कि ये भी अलग अलग डिवाइसेस में किस तरह से चलेगा, राइट। उनका प्रीव्यूज भी आप देख पाओगे। तो अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, अभी तो मैं बस आपको ये मैनिफेस्ट समझा रहा हूँ। तो ये यहाँ से एप्लीकेशन का आइकन, सपोज करो आपको आइकन कभी चेंज भी करना है, किसी फोल्डर की लोकेशन देनी है, कुछ और करना है, तो आप यहाँ से फोल्डर की लोकेशन चेंज कर सकते हो और उसे उठा सकते हो, राइट। जैसे मुझे ड्रॉएबल से अगर कुछ उठाना है, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ @ड्रॉएबल, और ड्रॉएबल से मैं ये अपना आइकन लगाना चाहता हूँ तो मैं भी ये भी लगा सकता हूँ, बट बाय डिफॉल्ट जो है रहने दीजिए। एंड दिस इज द लेबल ऑफ एप्लीकेशन। लेबल का मतलब होता है एप्लीकेशन का नाम, जो एप्लीकेशन में यहाँ पे दिख रहा है। आप अगर इसे यहाँ पे देखोगे तो एप्लीकेशन में इसका नाम दिख रहा है फर्स्ट एप्लीकेशन। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये फर्स्ट एप्लीकेशन आपका यहाँ से उठाया जा रहा है। बट ये भी जो नाम है ये कहाँ से उठा रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, सी यहाँ पे ये @string से उठा रहा है, @string, और उसके बगल में लिखा है ऐप नेम। तो जस्ट मैंने कंट्रोल+ करके जैसे यहाँ पे लेके गया और हिट मारूंगा, सो ये string.xml में लेके जाएगा। कंट्रोल बस मैंने करा था प्रेस और वहाँ पे लेके गया था, हाइपरलिंक बन के आ जाता है। और ये एक रिसोर्स है, ये रिसोर्स में जिसमें ऐप का नाम लिखा हुआ है और उसका नाम है फर्स्ट एप्लीकेशन। सो से मैंने एप्लीकेशन का नाम यहाँ से बदलना है तो मैंने लिख दिया माई एप्लीकेशन ओनली, राइट। और एप्लीकेशन को यहाँ से मैंने रन कर दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन से ये माई एप्लीकेशन बन जाएगा, माई ऐप ओनली। आप यहाँ पे अभी देखेंगे रीइंस्टॉल करना पड़ेगा सर, इंस्टॉल करेंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन सी हियर, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपको एप्लीकेशन का लोगो भी चेंज करना है तो जस्ट आप यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए, न्यू कर लीजिए। मैं उसे भी चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूँ, वो भी हमारा एक टास्क ही है, राइट। सो यहाँ से कुछ XML से चीज़ें उठाई जा रही हैं, तो आपको एप्लीकेशन का लोगो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। जहाँ पे भी होगा आप वहाँ से ब्राउज कर लीजिएगा। सो मेरे केस में मैं यूज़र्स के अंदर जाके मेरा क्वेश्चन था एक सर, अभी क्वेश्चन पूछेगा आप, ठीक है। इनसाइड यूजर्स यहाँ पे नहीं आ रहा है, मे बी डी ड्राइव में जाके देखता हूँ कोई मेरे पास इमेजेस पड़ा हो। यहाँ से मैं एक काम कर लेता हूँ, इस लोकेशन को ब्राउज कर लेता हूँ। सर, क्लिप आर्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, क्लिप आर्ट को भी सेलेक्ट कर सकते थे।
बट मैं यहाँ से ये लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट राइट क्लिक ऑन एप्लीकेशन, गो न्यू एंड इमेज एसेट। यहाँ से क्लिप आर्ट को भी ले सकते हैं, बनी बनाई कुछ क्लिप आर्ट इनकी पड़ी हुई हैं, और यहाँ से हम ब्राउज भी कर सकते हैं क्लिप आर्ट को। कहाँ पे, हाँ इस पे देखिए, जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्लिप आर्ट बने बनाए हैं, राइट, फॉर डिफरेंट एक्शंस। ठीक है, इसका यूज़ हम एप्लीकेशन के अंदर करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करने होंगे तो करेंगे। तो अभी हमें इमेजेस ही चाहिए, कोई टेक्स्ट भी हम ब्राउज कर सकते हैं, लेना है तो हम इमेज ही ले लेते हैं, ब्राउज करेंगे और ये लोकेशन जस्ट हिट करेंगे, नाउ सी द डेस्कटॉप, और यहाँ पे मेरे पास a.jpg ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सो मैं ओके करूँगा, राइट। और यहाँ से आप इसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्लियर, आपको जो भी ज़्यादा कम करना है। और अलग अलग जगहों पे क्या प्रीव्यू होगा, अभी ये एक्स HDPI में प्रीव्यू बता रहा है, MDPI में इसका प्रीव्यू देख सकते हो, HDPI था ना बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब आप यहाँ से जो भी आप कस्टमाइजेशन करना है फ्री हो आप, चलो जो भी है नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट एंड यहाँ से फिनिश। अब आपका वो जो पर्टिकुलर जो इमेजेस थे वही सेम इमेजेस ओवरराइड हो जाएंगे एंड रन एप्लीकेशन अगेन। ठीक है, अब एप्लीकेशन में आप यहाँ पे देखेंगे कि इमेज अपने आप यहाँ से चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन का इमेज, मतलब आइकन जो लॉन्चर, दिस इज कॉल्ड लॉन्चर आइकन, इसे लॉन्चर आइकन बोलते हैं। जैसे वाइजर के केस में कुछ इस तरह से दिख रहा है, एयरटेल के केस में कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो आपको इसका मतलब इसी साइज का एक बना के रखना पड़ेगा। और अगर जिस तरह की आपकी एप्लीकेशन होगी, देखिए इस बार कुछ इस तरह से आ गया, राइट। आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम कर सकते हैं। ओके, सो अगला पॉइंट क्या है, ये तो हमारा आइकन हो गया, राउंडेड आइकन हो गया। राउंडेड आइकन का यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है, राइट। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, और भी सारी चीज़ें हैं मैनिफेस्ट में, और क्या क्या चीज़ें ये उठाई जाती हैं। एप्लीकेशन का नाम हो गया, आइकन हो गया, राउंडेड आइकन। RTL स्टैंड फॉर सपोर्ट। RTL का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट कोडिंग, मतलब जब आप कोडिंग करते हो तो कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, उसका पैटर्न क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, राइट। तो जैसे दो तरह से होता है ना, कि लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट से शुरू करो राइट करो, राइट से मतलब एंड करो, और राइट से शुरू करो लेफ्ट एंड करो, ये RTL का मतलब वही होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट RTL का सपोर्ट है, इसके अंदर राइट टू लेफ्ट का सपोर्ट है कोडिंग करने के लिए, और उसको डिबग करने के लिए, उसको समझने के लिए कंपाइलर राइट टू लेफ्ट काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी एक थीम यूज़ हो रही है जो @स्टाइल के अंदर यहाँ पे बनाई गई है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, एंड्रॉयड के अंदर XML में, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बहुत कॉमन सी बात है। XML के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं या जो भी फोल्डर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए रिसोर्स के अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं। रिसोर्स के अंदर एक फोल्डर है ड्रॉएबल, एक फोल्डर है हमारे पास लेआउट, एक फोल्डर है मिप मैप, फिर है फोल्डर वैल्यूज़। और वैल्यूज़ के अंदर भी फर्दर बहुत सारे मतलब XMLs हैं, जैसे @colors, @string, @style, मतलब स्टाइल। ठीक है, तो एक कॉमन बात बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही कॉमन बात याद रखना आप। एंड्रॉयड के अंदर सपोज करो कि आपको एक XML के अंदर दूसरे XML को यूज करना है, राइट। वी वांटेड टू यूज एन XML इनटू अनदर XML, सो जस्ट वी हैव टू राइट @। सपोज करो ये मैनिफेस्ट XML ऑलरेडी है ही, और ये मिप मैप को यूज करना चाहती है, तो @ के थ्रू ये लिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं @ का मतलब हो गया कि भाई ये जो पर्टिकुलर XML है किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो उसको आइडेंटिफाई करके उसको फेच करने का काम कर रहा है। इस XML की भी तो कहीं ना कहीं एंट्री होगी, इसकी भी पार्सिंग कहीं करी गई होगी, जहाँ पे भी होगा, बट @
@स्टाइल से वो स्टाइल एक्सएमएल के पास पहुंच जाएगा। आपको बस यही करना है। अगर आपको स्टाइल से चीज़ें उठानी है तो @स्टाइल। अच्छा, @स्टाइल में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम चल रही है जिसका नाम है ऐप थीम। यू कैन चेंज योर थीम, यू कैन चेंज योर कलर, यू कैन चेंज। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो थीम चल रहा है वो डार्क लाइट के अंदर डार्क एक्शन बार चल रहा है। इसका पेरेंट यही है जिसमें कलर ये लिया गया है। ये कलर प्राइमरी और कलर सेकेंडरी, ये बेसिकली एप्लीकेशन का कौन सा कलर होता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ कौन सा कलर है। हाँ, ये एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे चलेगा। जरा एप्लीकेशन आप ध्यान से देखिएगा। ये एप्लीकेशन जब आया है लॉन्च होके तो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है 7:03 PM, राइट। ये एप्लीकेशन का कहलाता है स्टेटस बार, राइट। यहाँ पे स्टेटस मतलब टावर वगैरह का स्टेटस है, ये आप देख सकते हो, है ना। आपका चार्जिंग कितना है इसका भी स्टेटस है। सो ये है आपकी डार्क थीम, यू कैन सी डार्क थीम, ये यहाँ से आता है। यू कैन चेंज, जस्ट हिट ऑन दिस थीम बटन एंड आप अपने हिसाब से यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। इस कलर प्राइमरी पे भी क्लिक करोगे, यहाँ पे तो पहले ऑप्शन आता था डीजे कलर आ जाता था। अच्छा, प्रोजेक्ट्स के अंदर लाइब्रेरीज देखिए यहाँ पे सर आ जाए कस्टम पर कीजिए, कस्टम, हाँ यस यस, राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप मटेरियल डिज़ाइन अपने हिसाब से ले सकते हो, डार्क थीम जो भी आपको लेना है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसका थीम मैंने ये डार्क ले लिया। अच्छा, जब भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे हर एप्लीकेशन में ऐसे ही रखना होता है जनरली, यूजुअली, मतलब ऐसी एप्लीकेशन में आप कोई अच्छी से अच्छी एप्लीकेशन निकाल के देखोगे कि हर एप्लीकेशन में जो डार्क थीम होता है ऊपर वाला बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे ये वाला थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा और ये थोड़ा सा कम डार्क होगा, ये लाइट होगा, राइट। तो इस पर जाके आप अगेन कस्टम में चले जाएंगे हम और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लाइट ले लेते हैं इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ से हम लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप अब एप्लीकेशन के अगेन रन करिए, यहाँ से एप्लीकेशन को रन करते हैं और आप जब एप्लीकेशन रन होगा तो आप देखिएगा, ओ यहाँ से ऑन कर देते हैं। सी एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। ये अगेन लॉक हो गया, ओके। ये देखिए एप्लीकेशन आपका आ गया। तो ये ऊपर वाला जो कलर है थोड़ा ज़्यादा डार्क है और नीचे वाला हल्का मतलब लाइट है। तो ये कॉम्बिनेशन मतलब यूजुअली लोग लेते हैं, ये रिकमेंडेड भी करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, ताकि वो स्टेटस बार आपको अलग दिखे और नीचे का जो आइटम है दैट इज़ कॉल्ड टूल बार एप्लीकेशन में जो दिखता है, जहाँ पे ऐप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, टूल बार। इसको पहले एक्शन बार भी बोलते थे हम, राइट। ओके, सो यहाँ से देखिए एप्लीकेशन की थीम उठाई जाती है। इस तरह से ये एप्लीकेशन के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है। तो क्या एप्लीकेशन में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है? नहीं। आप ऐसे जाइए और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस कर दीजिए। ये देख लीजिए एप्लीकेशन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, जिसकी जब ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे। ओके, देन इसी एप्लीकेशन के अंदर हमारी एक एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन होती है और यहाँ पे एक्टिविटी इज़ नथिंग बट अ यूज़र स्क्रीन जो आपको यहाँ पे दिख रही है। सो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ एन एक्टिविटी, सो एक्टिविटी प्रोवाइडिंग अ यूज़र स्क्रीन, एक यूज़र स्क्रीन है। जैसे आपकी एप्लीकेशन में यहाँ पे जो स्क्रीन आ रही है ये भी यूज़र स्क्रीन ही है। अगर मैं इसको बैक कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो हमारे केस में ये हमारी एप्लीकेशन का यूज़र स्क्रीन है, जहाँ पे हम कोई बटन बना सकते हैं, जहाँ कोई कॉलिंग का बटन बना सकते हैं, किसी को मेल करने का बटन बना सकते हैं, मेल करने का एक कोड लिख सकते हैं। मतलब एक्टिविटी इज़ नथिंग बट अ यूज़र स्क्रीन बाय विच यूज़र कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्शंस, बट वी हैव टू राइट द लॉजिक फॉर दैट। उसके लिए कुछ ना कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी स्क्रीन होती हैं। क्या एक एप्लीकेशन में यही एक सिंगल स्क्रीन होती है क्या? नहीं, एप्लीकेशन में कई स्क्रीन होती हैं। कई एप्लीकेशन में तो बहुत सारी स्क्रीन होती हैं। अगर मैं इसको बैक करूं, कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन करूं, उससे मैं यहाँ से पेटीएम ओपन कर लेता हूं, तो
जैसे मैं यहाँ से पेटीएम ओपन करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये स्क्रीन आ रही है और ये थोड़ी देर के आने के बाद गायब हो जाएगी, जिसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, राइट। स्प्लैश स्क्रीन थोड़ी देर के लिए आई और गायब हो गई, राइट। वो भी एक एक्टिविटी कहलाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम आ गए, ये भी एक एक्टिविटी हमारे लिए कहलाती है, ठीक है, मेन स्क्रीन। और इसके अंदर से जाके हम फर्दर फिर किसी बटन पे जाए, मतलब किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे कोई स्क्रीन ओपन हो गया आ जाएगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एन एप्लीकेशन कंसिस्ट विद सो मेनी स्क्रीन्स एंड दीज स्क्रीन्स आर नथिंग बट एन एक्टिविटी। एंड्रॉयड के अंदर इसी को एक्टिविटी बोला जाता है। एक्टिविटी, इट इज़ अ बेसिक कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड। जावा के अंदर जैसे कुछ कोर चीज़ें होती हैं, जैसे कीवर्ड आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, इन द सेम डायरेक्शन एंड्रॉयड के अंदर कुछ कोर कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक्टिविटी होती है, आपका फ्रेगमेंट होता है, कंटेंट प्रोवाइडर होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है। मतलब ये सब आपकी बिल्कुल कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप काम करते हो। ये जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। सो एक्टिविटी इज़ नथिंग बट अ यूज़र स्क्रीन बाय विच यूज़र कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्शंस, एनी एक्शंस यू कैन डू हियर। आप लेकिन उस एक्शन का लॉजिक तो लिखना पड़ेगा ना। ओके, एंड अब देखिए इसके बाद कहानी ये है कि एप्लीकेशन के अंदर वैसे थियोरेटिकल डेफिनेशन तो एक्टिविटी की यही है ना, लेकिन अगर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, सो एक्टिविटी इज अ इनबिल्ट क्लास इन एंड्रॉयड। फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इनबिल्ट क्लास इन एंड्रॉयड, राइट। एंड एनी नॉर्मल क्लास इफ एक्सटेंड दिस एक्टिविटी क्लास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट्स बिकम एन एक्टिविटी। कोई भी नॉर्मल क्लास है वो किसी एक्टिविटी को एक्सटेंड कर लेता है, तो चाहे वो डायरेक्टली कर ले चाहे वो इनडायरेक्टली कर लेता है, तो इट बिकम एन एक्टिविटी क्लास, राइट। तो यहाँ से आप अगर देखोगे, सो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी एक एक्टिविटी यूज़ हो रही है, इसका नाम है मेन एक्टिविटी। अच्छा, हर एक्टिविटी का एक्शन होता है कि भाई एक्टिविटी कब चलेगी कब नहीं चलेगी। तो सपोज करो किसी एक्टिविटी के अंदर इंटेंट फिल्टर एक्शन लगाया गया है और उसके अंदर एक दो, मतलब इंटेंट फिल्टर भी अगेन एक टैग होता है। इंटेंट फिल्टर ये टैग बेसिकली एक्टिविटी के अंदर ही लगाया जाता है। तो अगर आप देखो तो एक्टिविटी यहाँ ओपन है और यहाँ एक्टिविटी क्लोज है। तो एक्टिविटी के अंदर जिसके अंदर इंटेंट फिल्टर होता है, इंटेंट फिल्टर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे एक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एक्शन, दूसरा है कैटेगरी। तो अगर एक्शन मेन जिस एक्टिविटी के साथ लिखा है, यानी कि वो मेन एक्टिविटी है, यानी कि उसी एक्टिविटी की हुई हम मान लेंगे कि वो मेन प्रोग्राम हमारे लिए है। और अगर उसके साथ लॉन्चर लिखा होगा तो मतलब उसी एप्लीकेशन को मुझे लॉन्च करना है, और मेन का मतलब उसी को पहले हमें चलाना है। मे भी मेरे एप्लीकेशन में बहुत सारी एक्टिविटी हो जाए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ बना दी जाएँ, बट बहुत सारी एक्टिविटीज़ बना दी जाएंगी तो कौन सी एक्टिविटी पहले चलेगी। लेट्स से मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू एक्टिविटी अगेन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से, राइट। तो अगर मैं न्यू एक्टिविटी यहाँ से क्रिएट करूँगा तो इसकी एंट्री अपने आप मैनिफेस्ट एक्सएमएल में हो जाएगी। तो जस्ट टेक अ बेसिक एक्टिविटी जो भी है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, इसका नाम आप दे सकते हो, इसकी एक्सएमएल भी बन के आ जाएगी। सो से मैंने इसका नाम दे दिया स्प्लैश, है ना, और इसे एक्सएमएल ऑलरेडी स्प्लैश एक्सएमएल है ही। जस्ट फिनिश करेंगे हम। तो ये हमारा फिनिश हो गया और ये एक्टिविटी अगेन बन के आ गई। आप देख सकते हो इसका एक्सएमएल भी बन के आ गया और एक्टिविटी भी बन के आ गई है हमारे पास। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या कोई फ्रेगमेंट वगैरह भी लिया था क्या, मे भी उसके अंदर कोई और फ्रेगमेंट यूज़ हो रहा हो, बट चलिए वो उसके अंदर ही होते हैं ना फ्रेगमेंट। हाँ ठीक है, इसीलिए उसने उठा लिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन में कितनी एक्टिविटी हैं जी, 2 एक्टिविटी हैं। पहला है आपका ये वाला, ये स्प्लैश एक्टिविटी, और दूसरा है मेन एक्टिविटी। बट मेन एक्टिविटी के साथ इंटेंट फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ लिखा है एक्शन मेन। इसका मतलब इसी एक्टिविटी को पहले हमें लॉन्च करना है, इसी को ही चलाना है। यानी कि ये अगर इंटेंट फिल्टर का कोड उठा के कट करके मैं अपनी स्प्लैश एक्टिविटी में डाल दूंगा तो वो पहले चलने लगेगा। तो अभी के लिए मैं इतना रहने देता हूँ, राइट। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले एंड्रॉयड का रन टाइम, जब कहते हो कि सारे बिल्टअप ऑपरेशन, मतलब कह सकते हो कि एप्लीकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन इसी मैनिफेस्ट से उठाता है। मैनिफेस्ट के अंदर ही वो देखने जाता है एप्लीकेशन का नाम क्या है, पैकेज क्या है, वर्जन क्या है। एप्लीकेशन के अंदर हमें बैकअप अलाउ करना है, RTL का क्या सपोर्ट है, थीम कौन सा यूज करना है जी, हमें आइकन कौन सा यूज करना है ना।
और साथ ही साथ अगर हम एप्लीकेशन में एक्टिविटीज बना रहे हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी एप्लीकेशन के अंदर हैं, कौन सी एक्टिविटी को पहले लॉन्च करना है। अगर हम सर्विस बनाएंगे तो इसी के अंदर बनाएंगे, कल को अगर हमें कुछ परमिशंस देनी होगी तो इसी के अंदर देंगे। तो मैनिफेस्ट इज अ काइंड ऑफ एक्सएमएल विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एप्लीकेशन, रिलेटेड टू द एक्टिविटीज एंड सो ऑन। फ्रेगमेंट वगैरह बनाएंगे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दिस मेन एंड लॉन्चर, वो हमारी इस एक्टिविटी क्लास के अंदर पहुंच जाता है और ये है वो आपकी एक्टिविटी क्लास, ये है जावा की कोडिंग। यानी कि डायरेक्टली हमारा मैनिफेस्ट से एक्टिविटी को कॉल कराया जाता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रीड द मैनिफेस्ट एक्सएमएल? सो एंड्रॉयड रन टाइम हैव इनबिल्ट पार्सर्स बाय विच एंड्रॉयड रन टाइम रीड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सएमएल्स वन बाय वन। व्हाट इज द एप्लीकेशन नेम, पैकेज नेम, एप्लीकेशन आइकन, थीम्स एटसेट्रा, एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन, लॉन्चर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन को देख के एज पर द रिक्वायरमेंट वो अपनी उस एक्टिविटी को कॉल करता है जिस एक्टिविटी में मेन लगा होगा, राइट। एंड लॉन्चर उसको करेगा, तो वो मेन एक्टिविटी है। ये हमारी एक्टिविटी थी। अब आप ये देख रहे हो कि इसका नाम मेन है, कोई ज़रूरी नहीं है नाम मेन हो। आपने देखा अभी मैंने एक दूसरी एक्टिविटी भी बनाई है स्प्लैश, इसका नाम स्प्लैश है यहाँ, तो नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको इसका नाम मेन ही रखना है, इसका नाम हाथी भी रख सकते हो, बस आपको रीनेम करना होगा। एंड ये किसको एक्सटेंड कर रही है? आप बोलेंगे कि सर ये तो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को कर रही है, हमने तो एक्टिविटी से नहीं कराई है। अगर देखा जाए यहाँ पे आप कर्सर लेके जाएंगे, जैसे मैंने कर्सर लेके गया, कंट्रोल करा, तो ये देखिए एक्टिविटी क्लास जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, दिस क्लास इंटरनली एक्सटेंड्स द फ्रेगमेंट एक्टिविटी। सो गो टू द फ्रेगमेंट एक्टिविटी, जस्ट हिट हियर एंड सी दिस इज द फ्रेगमेंट एक्टिविटी। अब मैं उसकी एक डेफिनेशन में पहुंच चुका हूं। एंड फ्रेगमेंट एक्टिविटी क्लास इंटरनली एक्सटेंड्स द विच वन, दैट इज component activity. Component activity extend the what? Component activity again, which is in different package, and component activity extend this activity class, and this is the activity class. Actually this is the activity class. Activity class इसका भी अपना कोई पेरेंट है जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर, एंड जो कई इंटरफेसेस क्लासेस को इंप्लीमेंट्स करता है। फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक्टिविटी इज अ क्लास इन जावा। From coding point of view, it is a class, right? बताइए भाई। ठीक है भाई। Okay. So, any normal class is said to be activity class when directly or indirectly inherit the activity class. So, this is the indirect child of activity. Indirect child of activity. ओके। एंड इस एक्टिविटी क्लास को के अंदर कोई मेन विन नाम से मेथड नहीं है, इसमें कोई ऐसा वो वाला मेथड नहीं है कि जिसको इसको पहले ही चलाना है। सो ये एक्टिविटी क्लास जो बनती है, इसको एक्टिविटी से ही क्यों एक्सटेंड कराई जाती है? बिकॉज ये जो क्लास है, ये इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इट इज अ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट इन जावा, एंड मैनेज्ड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ whose creation and management is already done by some special runtime environment. And in case of Android, this special runtime is nothing but a Android runtime. So it is the responsibility of Android runtime how it is how it is going to call the method of this activity class. ये Android के रन टाइम के अंदर ये सारा कोडिंग करी गई है। Android की रन टाइम ही आपकी एक्टिविटी क्लास की इंफॉर्मेशन को देखती है, और इस इंफॉर्मेशन को देख के आपकी एक्टिविटी क्लास का ऑन क्रिएट मेथड चलाती है। अब उसको मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा आपको, बट इस ऑन क्रिएट मेथड के थ्रू r.layout के अंदर से जाके इस XML को आपके सामने शो करा देती है। तो ये XML में जो कुछ भी आपके लिए डिजाइनिंग होती है वो आपको दिखने लगती है, राइट। अगर सपोज करो मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं तो हमारे पास क्या होगा? अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, कुछ भी नहीं करता हूं, फिर एप्लीकेशन चलेगी या नहीं चलेगी? बताइए आप लोग। नहीं चलेगी सर। एप्लीकेशन चलेगी, कुछ नहीं दिखाई देगी। एप्लीकेशन चलेगी, एप्लीकेशन लेकिन चलेगी, स्क्रीन ब्लैंक में स्क्रीन आएगा। एक्टिविटी बिल्कुल नहीं। सही बात है, एक ब्लैंक स्क्रीन आएगा।
सर्च करेगा तो नल पॉइंटर नहीं आएगा, एक्सेप्शन आ जाएगी। नहीं, उन्होंने डिफॉल्ट एक वैल्यू दे रखी है कि एक डिफॉल्ट स्क्रीन दिख जाए। आप सही कह रहे हो, आना चाहिए नल पॉइंटर कि कोई भी वैल्यूज नहीं है, बट उन्होंने एक डिफॉल्ट स्क्रीन बना के दे दिया कि ब्लैंक स्क्रीन आएगी। उसमें उन्होंने ऐसा कोडिंग करा है, इसी तो बोलते हैं नल पॉइंटर को हैंडल करना। उसकी हैंडलिंग उन्होंने कर रखी है। आप भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा कि यार ऐसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करा जाए। राइट, चल गई एप्लीकेशन अभी यहाँ से रन हो रही है, ये लॉन्च होने वाली है, ये लॉन्च हो गई, बिल्कुल ये आ गई। देखो यहाँ पे ब्लैंक आ गया, वी आर नॉट एबल टू गेट द हेलो वर्ड टेक्स्ट या स्ट्रिंग मैसेज, हमें नहीं मिला वो। तो एप्लीकेशन का फ्लो समझ में आ गया कि एप्लीकेशन कैसे कैसे चल रही है, क्या फ्लो होता है। भाई एंड्रॉयड का रन टाइम मैनिफेस्ट से इंफॉर्मेशन उठाता है, मैनिफेस्ट के अंदर ये चेक करता है कि कौन सा एक्टिविटी में इंटेंट फिल्टर लगाया गया है, एक्शन मेन, एक्शन लॉन्चर, कैटेगरी, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बिहाफ पे हमारी इस एक्टिविटी क्लास को वो एग्जीक्यूट कर देता है। बट अगर इंटरनली देखा जाए तो आप उसे क्या बोलोगे, इस एक्टिविटी क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसकी लोडिंग करेगा, क्लास डॉट फॉर नेम से उसको लोड करेगा, न्यू इंस्टेंस से उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट बना के उसकी लाइफ साइकिल का मेथड स्टार्ट कर देगा और इसी तरह से आपकी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी। ये इतना काम करेगा। सर इसका एक्टिविटी जो है पेरेंट क्लास, हाँ, उसके अंदर कहीं ना कहीं से मेन मेथड कॉल हो रहा होगा कि मेन के बिना नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो सर यहाँ पे तो फिर जावा का रूल ब्रेक हो गया ना। जावा का रूल ऐसा थोड़ी ना कहता है कि हर क्लास में मेन ही होना जरूरी है। हाँ, मतलब कोई एंट्री पॉइंट उन्होंने बनाया होगा जिसके थ्रू वो कॉल कर रहे होंगे, कोई ना कोई एक एंट्री पॉइंट होगी जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, बट इंटरनल क्या है हमें नहीं पता। बट जावा में ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जहां पे जावा में मेन मेथड नहीं होता, आप जानते हो। In applet there is no any main, in servlet there is no any main, even in JSP there is no any main. So main method is basically for entry point of the program. But if any technology of Java doesn't contains the main method, so it become a special type of class, right? वो स्पेशल टाइप का क्लास बन गया, स्पेशल टाइप का सिनेरियो बन गया, और वो टाइप उस टाइप की क्लास को या उस टाइप की क्लास की ऑब्जेक्ट को हम मैनेज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो दिस एक्टिविटी इज नथिंग बट अ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट, एंड मैनेज्ड ऑब्जेक्ट आर नथिंग बट हुज क्रिएशन एंड मैनेजमेंट आर डन बाय द सम स्पेशल रन टाइम एनवायरमेंट। In case of applet, this special runtime environment is applet viewer. In case of servlet, this special runtime environment is a container. But in case of activity, this special runtime environment is ART, Android runtime. समझ में आया दीपक? यस सर। तो वो एक स्पेशल रन टाइम एनवायरमेंट है जिसके अंदर उसका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट पहले से ही किया गया है। सो एंड ऑल द मैनेज्ड ऑब्जेक्ट, द एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट आर डिटरमाइंड बाय देयर लाइफ साइकिल मेथड। भाई जैसे मान लो कि मेरे पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन चल रही थी, राइट? और आपने देखा अभी मैंने एप्लीकेशन को रन करा तो ये एप्लीकेशन चल गई, तुरंत लॉन्च हो गई, है ना? तो वो एप्लीकेशन, दूसरी वाली एप्लीकेशन जो चली थी वो कहाँ गई? क्वेश्चन है ना? वो मिनिमाइज हो गई होगी, वो बैकग्राउंड में चली गई। तो बट इसको मैनेज तो करना पड़ेगा ना एंड्रॉयड वालों को। यस। वो कैसे मैनेज करेंगे? अब देखिए ये हमारी एप्लीकेशन चल रही थी, अचानक से वो बैकग्राउंड में चली गई, ये फोरग्राउंड में आ गई। तो उसे बैकग्राउंड में ले जाने के बाद, और जब मैं बैक बटन पे क्लिक करूंगा तो फिर से वो घूम के आ गई, राइट? तो उस चीज का मैनेजमेंट कैसे करा जा रहा है? लाइफ साइकिल मेथड्स के थ्रू। लाइफ साइकिल के मेथड्स चल रहे हैं यहाँ पे। सर उनको ओवरराइड करके हम लोग अपना लॉजिक लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, हम उनको ओवरराइड करके अपना लॉजिक लिख सकते हैं। सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ बना है? हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ बना है सर? ये किस, हमारी मेन एक्टिविटी क्लास का ऑब्जेक्ट।
यस सर। हमें नहीं बनाना है, इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट इंटरनली ART बनाता है, एंड्रॉयड का रन टाइम बनाता है। एंड्रॉयड के रन टाइम को हमारी क्लास का नाम इसीलिए दिया जाता है, हमारी क्लास का नाम इसीलिए दिया जाता है, ठीक है ना, कि देखिए हमारी क्लास का नाम है दिस इज माई एक्टिविटी क्लास, प्लीज प्लीज जस्ट लोड दिस एक्टिविटी क्लास, इंस्टेंशिएट दिस एक्टिविटी क्लास एंड एग्जीक्यूट दिस एक्टिविटी क्लास। ये हम अपने ART से बोल रहे हैं। और ART जो हमारा, हाँ जी, इसको हम लोग यूज ही कहाँ कर रहे हैं? जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूज तो वही कर रहा है ना, RT, तो उसी का काम है ऑब्जेक्ट बनाना। एग्जैक्टली हम इसको, हम क्यों इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? उसको तो एप्लीकेशन को बिल्ड करके उसको चलाने का काम तो वो खुद ही कर रहा है ना, तो वो खुद कॉल करे भाई, हम क्यों कॉल करेंगे? समझ में आया विवेक? थोड़ा कंफ्यूजन है, बताइए व्हाट इज द कंफ्यूजन? सर क्या हो रहा है इंटरनली, ये चीज समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पर तो मान लीजिए क्लास का नेम दिया हुआ है मैनिफेस्ट में, इंटरनली क्या हो रहा है? इंटरनली ये हो रहा है, इंटरनली ऐसे हो रहा है, क्लास डॉट फॉर नेम, और इस फॉर नेम के अंदर वो हमारी क्लास का नाम रन टाइम पे गेट कर लेते हैं, हमारे क्लास का नाम वो रन टाइम पे गेट कर लेते हैं। हमारी क्लास का नाम क्या है? मेन एक्टिविटी। तो हमारी क्लास का नाम उनके पास पहुंच गया, मेन एक्टिविटी। इसी तरह से मेन एक्टिविटी, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, वो क्लास के वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, एंड देन इस क्लास के ऑब्जेक्ट से वो चला देते हैं न्यू इंस्टेंस, और न्यू इंस्टेंस को करने के बाद इसको टाइपकास्ट कर देते हैं वो एक्टिविटी टाइप में, और एक्टिविटी टाइप में टाइपकास्ट करके इस एक्टिविटी के ऑब्जेक्ट से मेथड चला देते हैं ऑन क्रिएट, और ऑन क्रिएट मेथड हमारा, इसमें एक बेसिकली बंडल का ऑब्जेक्ट होता है, वो बना के वो फेंकते हैं, है ना। बंडल का एक ऑब्जेक्ट, एक बंडल टाइप का, देखिए यहाँ पे वेरिएबल जा रहा है सेव इंस्टेंस करके, तो यहाँ पे न्यू बंडल करके भेज देते हैं, न्यू बंडल। बंडल का क्या यूज है बताऊंगा मैं, बस ये इंटरनली कोड हो रही है। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, सिंपल सा सिनेरियो, क्या आप किसी क्लास का मेथड आपको कॉल करना है तो कैसे कॉल कर पाओगे आप किसी भी क्लास का मेथड? कोई नॉन स्टैटिक मेथड, हाउ यू कैन कॉल द नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ अ क्लास? कैसे? विवेक आवाज आ रही है? आ गया सर, ये पूरा समझ में आ गया प्रोसेस? यस सर। हाँ, अब मेरी क्लास का तो आंसर, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि हाउ वी कैन कॉल द नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ अ क्लास। सर वो मतलब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में सर, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। यस सर। तो इस मेन एक्टिविटी का ये ऑन क्रिएट मेथड कौन कॉल करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल दिस ऑन क्रिएट मेथड? एंड्रॉयड का रन टाइम, यस सर, just like a JVM. yes sir. So it is the responsibility of ART that create the object of this particular main activity class. So main activity Yes. class को वो class dot for name से लोड करके न्यू इंस्टेंस से ऑब्जेक्ट बना के अपने पेरेंट टाइप में टाइपकास्ट करके इस तरह से रख लेते हैं, और यही सुपर डॉट ऑन क्रिएट चलाते हैं सर। इसी के ऊपर ऑन क्रिएट वो चलाते हैं, लेकिन उस ऑन क्रिएट में बंडल टाइप का पैरामीटर जाता है, तो बंडल का ऑब्जेक्ट बना के वो पास कर देते हैं, वो बंडल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव हो जाता है, और सुपर डॉट ऑन क्रिएट करने से फिर क्या हो जाता है, ये बंडल का ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है एक्चुअल एक्टिविटी क्लास के पास, यानी कि वो कॉल करते हैं हमारे क्लास का ऑन क्रिएट, और हम सुपर के थ्रू उनके भी ऑन क्रिएट को कॉल कर देते हैं, यानी कि हमारे ऑन क्रिएट के थ्रू उनका भी ऑन क्रिएट कॉल हो गया, यानी कि हमारे बंडल की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच गई। ये कहानी होती है। यस सर। और उसके बाद एप्लीकेशन में ये वाला जो मेथड चलता है, ये किस क्लास का मेथड होगा आप बताइए? सेट कंटेंट व्यू मेथड किस क्लास का है? एक्टिविटी क्लास का होगा। एक्टिविटी क्लास हमारी क्लास का तो है नहीं,
तो सेट कंटेंट व्यू उन्होंने मेथड बना के दिया, एक काम करिएगा, सेट कंटेंट व्यू मेथड में आप अपनी एक्सएमएल की लोकेशन दे दीजिएगा, दैट्स इट। आप अपनी एक्सएमएल की लोकेशन देंगे तो मैं आपकी एक्टिविटी क्लास को वहां से पिक कर लूंगा और चला लूंगा, दैट्स इट। तो फिर बात आ गई कि भाई हमारी एक्टिविटी क्लास को इस तरह से वो कैसे चला लेगा। तो इसमें आर क्या है, व्हाट इज आर, व्हाट इज लेआउट, ये सारा चीज